हेलो, नमस्कार, सलाम, नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से सुमो बायोलॉजी में एक बार फिर से। तो हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था C4 साइकिल और C2 साइकिल, दैट इज़ फोटो रेस्पिरेशन। ओके, वहाँ पे आके आखिरी में क्लास वाइंड अप हुई थी। चालू करते हैं, आखिरी के कुछ रह गए हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहले टेबल 13.1 जिसमें कंपैरिजन C3 और C4 प्लांट्स के बारे में आपकी बुक में दे रखा है। और हर साल बच्चे कम से कम 100 बच्चे इस पे लेके बड़ा परेशान रहते हैं, सर इसको समझाइए। तो पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है, आपको C4 प्लांट और C3 प्लांट के बारे में बेसिक डिफरेंसेस पता है। बहुत आसान है, चलिए चालू करें। वह कोशिका प्रकार जिसमें कार्बन साइकिल संपन्न होता। C3 पौधों में वो कोशिका कौन है? मध्योतक सेल्स है, मीजोफिल सेल्स। मध्योतक सेल्स, मीजोफिल सेल्स लिख देता हूँ, मीजो। और यहाँ पे कार्बन साइकिल किस में होता है? पूलाक्षत बंडल शीट सेल्स में, पूलाक्षत सेल्स में। तो यहाँ पे बंडल शीट सेल्स लिख लीजिए। ठीक, वह कोशिका प्रकार जिसमें, थोड़ा इसको और आपके लिए आसान बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा इसको एडजस्ट करूँ। ओके, तो वह सेल्स यहाँ पे मध्योतक सेल्स, मीजोफिल सेल्स, और यहाँ पे पूलाक्षत सेल्स, बंडल शीट सेल्स। वह कोशिका जिसमें प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन होता है, मीजोफिल सेल्स में, मध्योतक सेल्स में ही होता है, जिसमें प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे भी प्रारंभिक पहला जो कार्बोक्सिलेशन है मीजोफिल सेल्स, मध्योतक सेल्स में होता है। एक पत्ती में कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? केवल एक प्रकार की, मीजोफिल सेल्स। एक पर्ण मध्योतक, दूसरा पूलाक्षत एवं पर्ण मध्योतक, तीन पूलाक्षत पैलिसेड स्पंजी पर्ण मध्योतक। तो अगर ये आपकी C3 प्लांट है तो इसमें पूलाक्षत सेल्स भी मिलेंगी, पैलिसेड पैरेन्काइमा भी मिलेगा, पर्ण मध्य स्पंजी, तो इसमें 3 तरह की होगी। अगर ये आपकी किस लीफ की बात हो रही है? डाइकॉट के। डाइकॉट की अगर आप लीफ की देखेंगे एनेटमी, तो उसमें आपको पैलिसेड पैरेन्काइमा स्तंभाकार और नीचे की तरफ स्पंजी पैरेन्काइमा मिलेगा, पूलाक्षत सेल्स भी मिलती हैं। तो इसके लिए हो जाएगा 3। और अगर आप आइसोबाइलेटरल लीफ देखेंगे तो 2। इसमें 2 तरह की सेल्स। एक पत्ती में कितनी प्रकार की कोशिकाएं? 2 तरह की, पूलाक्षत सेल्स और मीजोफिल सेल्स। इसमें 3, इसमें 2। डाइकॉट लीफ में CO2 का प्रथम ग्राही कौन सा है? CO2 का प्रथम ग्राही C3 प्लांट के लिए, CO2 का प्रथम ग्राही कौन सा है? CO2 का प्रथम ग्राही कौन सा है? CO2 का प्रथम ग्राही C3 प्लांट के लिए रिबुलोज बाइफॉस्फेट है, और यहाँ पे फास्फोइनोल पाइरुवेट है। प्रथम ग्राही में कितने कार्बन होते हैं? 5। प्रथम ग्राही में 3। प्राथमिक उत्पाद क्या है? यहाँ पे आपका है फास्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पे आपका है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसको आप स्क्रीन कैप्चर करिए ताकि मैं इसको इरेज करूँ, आगे बढ़ूँ। ओके, चलिए। तो प्राथमिक उत्पाद कौन सा है? बात हो गई। प्राथमिक उत्पाद है PGA और प्राथमिक उत्पाद है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। प्राथमिक उत्पाद में कितने कार्बन है? प्राथमिक उत्पाद में 3 कार्बन है, तभी उसको C3 साइकिल बोलते हैं। और यहाँ पे 4 कार्बन है, तभी उसको C4 साइकिल बोलते हैं। रुबिस्को होता है? होता है। यहाँ पे भी होता है। क्या पौधे में पेपकेस होता है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे होता है। पेपकेस किस में मिल रहा है? पेपकेस आपको मिल रहा है मीजोफिल सेल में, और रुबिस्को मिल रहा है बंडल शीट सेल में। पौधे में किन कोशिकाओं में रुबिस्को होता है? मध्योतक, पर्ण मध्योतक सेल्स में, मीजोफिल सेल्स में।
पर्ण मध्योतक सेल्स में होता है। किन कोशिकाओं में रुबिस्को होता है? पूलाक्षत बंडल शीट सेल्स में, पूलाक्षत सेल्स में होता है। यहाँ पे पर्ण मध्योतक सेल्स में होता है। उच्च प्रकाश स्थिति में CO2 के यौगीकरण की दर मध्यम मध्यम मध्यम, यहाँ पे उच्च प्रकाश स्थिति में उच्च। ठीक, स्क्रीन कैप्चर करिए, आगे बढ़िए। क्या निम्न प्रकाश तीव्रता में प्रकाश श्वसन होता है? निम्न प्रकाश तीव्रता में प्रकाश श्वसन होता है। क्या निम्न प्रकाश तीव्रता में प्रकाश श्वसन होता है? निम्न प्रकाश तीव्रता में प्रकाश श्वसन होता है। निम्न प्रकाश तीव्रता में क्या प्रकाश श्वसन होता है? नगण्य होता है। निम्न प्रकाश तीव्रता में प्रकाश श्वसन नगण्य है, इधर भी नगण्य है। निम्न प्रकाश तीव्रता में क्या उच्च प्रकाश तीव्रता में प्रकाश श्वसन होता है? हाँ जी, होता है, उच्च, इधर नगण्य। क्या निम्न CO2 सांद्रता में, निम्न CO2 सांद्रता में उच्च होगा? यहाँ पे नगण्य होगा। क्या उच्च CO2 सांद्रता में, उच्च CO2 सांद्रता में नगण्य हो जाएगा, इधर नगण्य ही रहेगा। ठीक है, इस वाले को देख लीजिए आप अच्छे से। अगर हाई CO2 कंसंट्रेशन है, फोटो रेस्पिरेशन नगण्य है। लो लाइट इंटेंसिटी है CO, तब फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल है, नगण्य है। उच्च हाई लाइट इंटेंसिटी में टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। निम्न CO2 में उच्च हो जाएगा। ठीक है, इधर तो नगण्य बना ही रहेगा। अनुकूलक तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। उदाहरण कई हैं आपके सामने, इनके उदाहरण आपको याद रखने। इधर राइस लिख लीजिए, इधर व्हीट लिख लीजिए। इधर आपने क्या लिखना है? इधर आपने शुगर केन लिखना है, जो मैंने पहले आपको बताया। शुगर केन, गन्ना, मेज़, मकई, मेज़, ज्वार, सोरगम, ये आपको मैंने बताए हैं। मेज़, सोरगम, शुगर केन अमारंथस यही पूछे जाते हैं। तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। ठीक, इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं। चलिए अब आगे चलूँ मैं, और C4 पौधों में चल रहा है हमारा क्या, फोटो रेस्पिरेशन की बात हो रही। C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता। C4 पौधे फोटो रेस्पिरेशन नहीं दिखाते। इसका कारण यह है कि इनमें एक ऐसी प्रणाली होती है जो एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता बढ़ा देती। तो भैया प्रणाली क्या? प्रणाली ये है कि पहला फिक्सेशन होगा, कहाँ पे हो रहा है? पहला फिक्सेशन हो रहा है आपका मीजोफिल सेल में, और बना हमारा क्या, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। ऑक्जेलो एस्टिक एसिड का कन्वर्जन पायरुविक हमारा हुआ या तो मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में। वो डिफ्यूज़ होके आ गया किस में? बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में आके उससे निकल गया CO2। तो CO2 की उपलब्धता हमने बढ़ा दी किसके पास? रुबिस्को के पास। रुबिस्को के पास हमेशा CO2 बना रहेगा, तो रुबिस्को इधर उधर मुँह नहीं मार पाएगा, मतलब कार्बोक्सिलेशन ही करेगा, मतलब हमेशा C3 साइकिल ही करेगा। तो दो सेल्स हैं और उन्होंने काम बांट रखा है। ठीक है, तो एंजाइम स्तर पर CO2 की सांद्रता बढ़ी हुई है, बढ़ा देता है। ऐसा तब होता है जब पर्ण मध्योतक का C4 अम्ल पूलाक्षत में टूटकर CO2 को मुक्त करता है। पर्ण मध्योतक में क्या बना? ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। उसका कन्वर्जन मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में। मैलिक एसिड आ गया पर्ण मध्योतक सेल से किस में? पूलाक्षत सेल में। पूलाक्षत सेल में आके मैलिक एसिड से निकल गया CO2 और बन गया CO2 निकलने से ये पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड वापस बैक टू पवेलियन, कहाँ पे? हमारी मीजोफिल सेल्स में, पर्ण मध्योतक सेल्स में। पायरुविक एसिड का फिर से कन्वर्जन कर दिया जाएगा किसमें? फास्फोइनोल पायरुवेट में, जो कि प्रथम स्वीकार करता था किसका? CO2 का फर्स्ट रिसेप्टर था। ओके, हाँ, बात समझ में आ गई। तो ये कहानी है कि हमेशा CO2 की उपलब्धता बनी रहेगी किसके पास? रुबिस्को के पास। ओके, जिसके परिणाम स्वरूप CO2 की अंतर कोशिका के अंदर सांद्रता बढ़ जाती। इससे सुनिश्चित हो जाता कि रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में ही कार्य करेगा, जिससे उसकी ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करने की क्षमता
कम हो जाती है। अब आप जानते हैं कि C4 पौधे में प्रकाश श्वसन नहीं होता। अब जानते हो आप, इससे पहले नहीं जानते थे। ऐसा ये कह रहा, मैं नहीं कह रहा मेरे भाई, गुस्सा ना हो। तो अब आप जानते हैं कि C4 पौधे में प्रकाश श्वसन नहीं होता। अब संभवतः आप समझ गए होंगे कि इन पौधों में उत्पादकता व उत्पादन क्यों अच्छा होता है। अरे भैया, जब हर ओवर में वो रन बना रहा है तो रन रेट इसका बेटर है ना। और वो दूसरा C3 प्लांट है जो कुछ देर के लिए पता लगता है सेल्फ गोल करने लगता है, मेड इन ओवर खेल रहा, या पता लगा कि वापस उसने जो रन बनाए दे दिए, रन रेट कम हो जाएगा, उत्पादकता कम हो जाएगी, क्योंकि वो फोटो रेस्पिरेशन करने लगा। यहाँ पे वो कर ही क्या रहा है, केवल और केवल शुगर बना रहा। तो बट नेचुरल है कि प्रोडक्टिविटी विल बी हाई। अब आप जानते हैं कि C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता। अब संभवतः आप ये भी समझ गए होंगे इन पौधों में, किन पौधों में, C4 पौधों में उत्पादकता व उत्पादन क्यों अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त यह पौधे उच्च तापमान को भी सहन कर लेते हैं। भैया, उच्च तापमान को सहन कर लेंगे क्योंकि उनमें स्पेशल टाइप की सेल क्रायन्स एनाटमी हो गई है। उपयुक्त परिचर्चा के आधार पर क्या आप उन पौधों की तुलना कर सकते हैं जिसमें C3 तथा C4 प्लांट हो। आप दी गई तालिका का उपयोग कर आवश्यक सूचनाओं को भरें। हम लोग भर आए हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आके अब आपका C4 साइकिल भी कंप्लीट हो गया, C3 साइकिल भी कंप्लीट हो गया, C2 साइकिल भी कंप्लीट हो गया, फोटो रेस्पिरेशन। ओके, आइए प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें। द फैक्टर विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर पौधों एवं फसली पादपों के उत्पादन जानने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे एग्रीकल्चर हैबिटेट में, एग्रीकल्चर और साथ के साथ टेरेस्ट्रियल पौधों के लिए भी उत्पादन जानने में प्रकाश संश्लेषण की दर सहायक है, यह आवश्यक है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण कई कारकों से प्रभावित होता है, तो इसको कई फैक्टर हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। किसको? प्रकाश संश्लेषण की दर। तो देयर आर सो मैनी फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल। बाह्य कारक, बाहरी कारक और आंतरिक। बाह्य और आंतरिक दोनों ही हो सकते हैं। पादप कारकों में संख्या, आकृति, आयु तथा पत्तियों का विन्यास। तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि भैया इंटरनल फैक्टर्स में, तो पादप के जो पौधे के खुद के कारक हैं, पादप कारकों में संख्या, आकृति, आयु तथा पत्तियों का विन्यास। की पत्तियों की संख्या कितनी है, पत्तियों की आकृति कैसी है, पत्तियों की उम्र कैसी कितनी है और पत्तियों का विन्यास कैसा है, इस बात पर आधारित है कि उसका रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रभावित हो जाएगा। तो पादप कारकों में, जिसको हम आंतरिक कारकों में रखेंगे, पत्ती की संख्या, पत्ती की आकृति, पत्ती की आयु तथा पत्तियों का विन्यास काउंट करता है। पर्णमध्योतक कोशिकाएं, मीजोफिल सेल्स कितनी तथा क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, आंतरिक CO2 की सांद्रता, पौधे के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन कितनी तथा क्लोरोफिल की मात्रा कितनी है। ये सारी की सारी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं किस पे, रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आंतरिक कारणों में आपने याद रखना है, आंतरिक कारणों में पत्तियों की संख्या, पत्तियों की आयु, पत्तियों का आकार, पत्तियों का विन्यास, साथ के साथ नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड क्लोरोफिल अमाउंट। ये चीज़ें हैं जो आंतरिक कारकों में जो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती हैं। पादप तथा आंतरिक कारक पौधे की वृद्धि तथा आनुवांशिक पूर्वानुकूलता पर निर्भर करते हैं। आंतरिक कारक या पादप में मौजूद कारक, आंतरिक कारक पौधों की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड आनुवांशिक पूर्वानुकूलता पर, हमारे हेरिडिटरी एडेप्टेशन पर निर्भर करते हैं। बाह्य कारक क्या है? अब हम लोग आंतरिक कारक के बाद बाह्य कारक पे आते हैं। तो आंतरिक कारकों में जो पादप के कारक है उसमें पौधों में पत्ती की संख्या, पत्ती की आयु, पत्ती का विन्यास, पत्ती का आकार, क्लोरोप्लास्ट की संख्या, क्लोरोफिल का अमाउंट और CO2 कंसंट्रेशन, ये सारी बातें हैं जो उसको इफेक्ट कर रही हैं। और ये सारी बातें
पौधों को ग्रोथ को भी इफेक्ट कर रही हैं तथा आनुवंशिक पूर्वानुकूलता पर भी निर्भर कर रही हैं। बाह्य कारक पे आ जाइए। सूर्य का प्रकाश, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ताप, टेम्परेचर, CO2 की सांद्रता, CO2 कंसंट्रेशन एंड वाटर, जल। तो सूर्य का प्रकाश, प्रकाश में आप इसको 3 चरणों में बांट सकते हो। प्रकाश, प्रकाश की क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुणवत्ता, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, अवधि, और तीव्रता, इंटेंसिटी। तो प्रकाश गुणवत्ता कैसी है भैया, हम लोगों ने देखा रेड कलर की लाइट और ब्लू कलर की लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। तो किस कलर की लाइट मिल रही है ये भी काउंट करता, अवधि कितनी देर के लिए मिल रही है ये भी काउंट करता, प्लस इंटेंसिटी कितनी तीव्रता की है ये भी काउंट करता है। तो सूर्य का प्रकाश इफेक्ट डाल रहा है रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी पे, टेम्परेचर इफेक्ट डाल रहा है रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की दर, उत्पादकता की दर, बेसिकली प्रकाश संश्लेषण की दर, CO2 की सांद्रता तथा जल, ये बाह्य कारक है। पादप की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ये सभी कारक एक समय में साथ ही साथ प्रभाव डालते हैं। तो एक ही समय में सारे के सारे जो फैक्टर हैं इफेक्ट कर रहे हैं। यद्यपि बहुत सारे कारक, अब हम लोगों ने बात करी ये 4 कारक हैं, यद्यपि बहुत सारे कारक परस्पर क्रिया करते हैं। हालांकि बहुत सारे कारक हैं जो परस्पर आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तथा साथ साथ प्रकाश संश्लेषण अथवा CO2 के यौगिककरण को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे कारक हैं, फिर भी प्रायः इनमें से कोई भी एक कारक इसकी दर को प्रभावित अथवा सीमित करने का मुख्य कारण बन जाता है। तो कई सारे कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की दर को इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि प्रकाश, और प्रकाश में अवधि, तीव्रता व गुणवत्ता। प्रकाश के अलावा CO2 कंसंट्रेशन, प्रकाश के अलावा ताप, ऐसा ताप मुझको ताप, और उसके अलावा पानी, वाटर, जल की उपलब्धता। तो ये सारे कारक हैं जो एट अ टाइम प्रकाश संश्लेषण की दर को इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई भी एक कारक डिसाइडिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। यद्यपि बहुत सारे कारक परस्पर क्रिया करते हैं तथा साथ साथ प्रकाश संश्लेषण अथवा CO2 के यौगिकीकरण को प्रभावित करते हैं, फिर भी प्रायः इनमें से कोई भी एक कारक इसकी दर को प्रभावित अथवा सीमित करने का मुख्य कारक बन जाता है। अतः किसी भी समय उपानुकूलतम स्तर पर उपलब्ध कारक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण होगा। इस लाइन को फिर से समझो, इस लाइन में गूढ़ बात छिपी है भाई। 4-5 चीज़ें उसको इफेक्ट कर रही हैं। तो किसी भी समय, किसी भी एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय अनुकूलात्मक स्तर क्या है? अनुकूलात्मक स्तर ऑप्टिमाइजिंग क्वांटिटी। भाई आप दिन में 10 रोटी भी एक टाइम में खाने में खा सकते हो, तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम आपको एक रोटी तो मिले, लेकिन आपके लिए ये मैक्सिमम है और एक मिनिमम है। लेकिन ऑप्टिमम क्या है? 3 कि 3 रोटी में आपका स्टाइटी, इच्छा भी भर जाएगी, पेट भी भर जाएगा, आप अच्छे से पचा लोगे। ये मैक्सिमम अमाउंट, एक मिनिमम अमाउंट और 3 ऑप्टिमम, अनुकूलात्मक स्तर। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाए उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, अपने अगर ऑप्टिमम लेवल पे हैं सब चीज़ें बढ़िया हो रही, लेकिन जो उप अनुकूलात्मक स्तर पे है, ऑप्टिमम रिक्वायर्ड से जो उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है उससे कम लेवल पे है, वो प्रकाश संश्लेषण की दर को निर्धारित करने लगेगा। मतलब ये है बच्चे कि किसी भी पौधे में मानो 100 पत्तियाँ मैक्सिमम हो सकती हैं और मिनिमम उसकी फोटोसिंथेसिस हो जाए 10 पत्तियाँ, लेकिन सबसे बढ़िया उसकी प्रोडक्टिविटी कब हो? मानिए 30 पत्ती या 40 पत्ती या 50 पत्ती या 60 पत्ती, कोई भी मान लीजिए आप कि ये हो, तो उसकी सबसे बढ़िया वो फोटोसिंथेसिस करेगा। अब इसके नीचे जो हो जाए 40 तो उसके लिए सबसे बढ़िया है, लेकिन मानिए 20 हो जाए तो वो उप अनुकूलात्मक स्तर हो जाएगा, सीधी सी बात। ओके, तो किसी भी समय वो कारक जो अपने अनुकूलात्मक स्तर से कम पे है, ऑलमोस्ट मिनिमम पे है, उपलब्ध कारक, वही उसकी दर को निर्धारित करने लगेगा, वही लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। उसके लिए हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फैक्टर हो गया। जब अनेक कारक, अब लिमिटिंग फैक्टर की आप परिकल्पना समझिए, जब अनेक कारक किसी जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, बायोसिंथेटिक बायोकेमिकल रिएक्शन को जब कोई एक कारक अनेक कारक प्रभावित करते हैं, तो ब्लैकमैन का
लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स प्रभाव में आता है जब किसी एक जैव रासायनिक प्रक्रिया को एक से ज़्यादा कारक इफेक्ट करते हैं। तो ब्लैकमैन ने एक सजेशन दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, वो अस्तित्व में, वो एप्लीकेबल हो जाता, प्रभाव में आ जाता, प्रभावशाली हो जाता है। इसके अनुसार लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता है जब कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो इसकी दर का निर्धारण किसकी, रासायनिक प्रक्रिया की, तो इसकी दर का निर्धारण उस समीपस्थ कारक द्वारा होगा जो कि न्यूनतम मूल्य वाला हो। तो उसको निर्धारित कौन करने लगेगा, वो वाला कारक करने लगेगा जो अपने मिनिमम लेवल पे होगा। मानिए आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो नीट की तैयारी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, नीट की तैयारी के लिए आपको आपका सबसे पहले तो टाइम चाहिए, आपके पास टाइम हो, ठीक है। दूसरा, आपके पास मनी हो ताकि आप अच्छे ट्यूटर हायर कर सको, ठीक है जी। तीसरा कि आप रहते हो दिल्ली में और आप जा रहे हो कोटा, तो दिल्ली से कोटा जाने की आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। चौथा, रेगुलर क्लासेस आपकी हो। अब कोरोना काल चल रहा है, टाइम भी आपके पास भरपूर है, पैसा भी आपके पास भरपूर है, और आप कोटा में पढ़े हो या दिल्ली में पढ़े हो, लेकिन क्लासेस बंद है ड्यू टू लॉकडाउन। तो आपकी तैयारी बीच में रह गई। ये तीनों तो कारक आपके ठीक हैं, अब ये इसकी वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही, आपकी तैयारी अटक गई, तो ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया। मानिए आपकी रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, आप पढ़े भी हो वहीं पे जहाँ पे आप उसी, मतलब जहाँ पे आपने एडमिशन ले रखा, आप उसी सिटी में हो, पैसा भी आपके पास भरपूर है, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि आप दूसरी जगह एंगेज हो। कहाँ एंगेज हो कि आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है, एक्सक्यूज़ मी। तो अनेक कारक हैं, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को जब अनेक कारक प्रभावित कर रहे होते हैं तो ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर प्रभाव में आ जाता है। इसके अनुसार यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती तो इसकी दर का निर्धारण समीपस्थ कारक द्वारा होगा जो अपने न्यूनतम मान वाला हो। तो भी आपको एग्जांपल दिया, 4 चीज़ें। मानिए CO2 कंसंट्रेशन, CO2 जो रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड, वाटर की अवेलेबिलिटी, हालांकि वाटर बहुत कम चाहिए, तथा सनलाइट। अब इसमें से वाटर ज़्यादातर लिमिटिंग फैक्टर हो जाता। मानिए वाटर है, टेम्परेचर ही सूटेबल नहीं है, हमारी फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी। लाइट, बादल आ गए, लाइट नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो कोई भी एक जो अपने न्यूनतम मान के समीप हो उसके वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करने लगेगा। ये कहने का मतलब है, ये लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझाया कि इन्होंने, ब्लैकमैन ने। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर उस कारक की मात्रा बढ़ा दी जाए, बदल दी जाए, तो कारक प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करता है, सीधे प्रभावित करेगा, वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक हरी पत्ती अधिकतम अनुकूल प्रकाश तथा CO2 की उपस्थिति के बावजूद, हरी पत्ती भी है, अनुकूल प्रकाश भी है, CO2 भी उपलब्ध है, यदि तापमान बहुत कम है। अब तापमान लिमिटिंग फैक्टर हो गया तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी। इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण तभी शुरू होगा जब इष्टतम जो तापमान उसके अनुकूल है वो तापमान आ जाए तो वो करने लगेगा। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग एक एक करके इफ़ेक्ट देखते हैं। प्रकाश का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तापमान का और जल का, 4 जो में बाह्य कारक है उनकी एक एक करके हम लोग डिस्कशन करें। प्रकाश का, जब प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में लेते हैं तो हमें प्रकाश की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एवं दीप्तकाल और अवधि कितनी देर के लिए। तो प्रकाश जो प्रभाव डाल रहा है 3 तरह से डाल सकता है, गुणवत्ता, तीव्रता, दीप्तकाल, कितनी देर के लिए। तो हमें ये सब समझने की आवश्यकता है। कम प्रकाश, पहले तो आप आ जाइए तीव्रता, कम प्रकाश तीव्रता पर आपतित प्रकाश तथा CO2 के योगकरण के दर के बीच एक रैखिक संबंध है। कम तापमान पे आप देखेंगे जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा, ये इधर तापमान और इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कम तापमान पे शुरू में आप देखेंगे जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन एक जगह आके ये स्ट्रेट हो जाएगी लाइन, उसके बियॉन्ड नहीं बढ़ पाएगा। तो तापमान मानिए ये 30 डिग्री तक पहुंचा, अब उसके बियॉन्ड
प्रकाश की यहाँ पे तीव्रता रख लीजिए, हमने टेम्परेचर लिख दिया, प्रकाश की तीव्रता रख लीजिए, प्रकाश की तीव्रता, टेम्परेचर हटाइए, प्रकाश की तीव्रता रखी और इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कम तापमान से शुरू में आप देखेंगे जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा, लेकिन एक बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट तापमान प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पे भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट के बियॉन्ड, ये पॉइंट, इस पॉइंट के बियॉन्ड अब लिमिटिंग फैक्टर ये नहीं रहा, प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं रही, बल्कि सम अदर फैक्टर नाउ बिहेविंग एज अ लिमिटिंग फैक्टर। लेकिन कोई और फैक्टर जैसे कि हो सकता है तापमान, जैसे कि हो सकता है जल की और या CO2 कंसंट्रेशन। तो जब कम प्रकाश तीव्रता पर आपतित प्रकाश हम बढ़ा रहे हैं तथा CO2 के यौगिकरण के दर के बीच और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बीच हम लोग ग्राफ बनाए तो एक रेखी लीनियर इक्वेशन देखने को मिलती है। उच्च प्रकाश तीव्रता होने पर इस दर में कोई वृद्धि नहीं होती और एक उच्च प्रकाश तीव्रता एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा उसके बियॉन्ड नहीं बढ़ेगा, अन्य कारक सीमित हो जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली रोचक बात यह है कि प्रकाश संतृप्ति पूर्व प्रकाश के 10% पर होती है। तो हम लोग बोलेंगे ये पॉइंट जो है लाइट सैचुरेशन पॉइंट है, ये पॉइंट लाइट सैचुरेशन पॉइंट है कि प्रकाश की संतृप्ति हो गई, अब उसको प्रकाश इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, संतृप्त हो गया, तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पे भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा। ये वाला पॉइंट कि जहाँ पे आके ब्लंट हो गई लाइन, स्ट्रेट हो गई, वो पॉइंट जो है प्रकाश संतृप्ति पॉइंट है, ये आपका बना रखा बुक में। तो इधर देखिए प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बियॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश तृप्ति हो गई, संतृप्ति हो गई, यहाँ पे अब इस पॉइंट के बियॉन्ड इसके आगे कोई दूसरा फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है, तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से रेट नहीं बढ़ेगा। ठीक, अन्य कारक सीमित हो जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह प्रकाश संतृप्ति पूर्व प्रकाश के 10% पर होती है। तो लाइट, सनलाइट जितनी धरती पे आ रही है उसकी अगर 10% भाग भी प्लांट को मिल जाए तो दैट इज़ इनफ फॉर दैट, फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश की क्वांटिटी, तीव्रता जो धरती पे आ रही है उसका 10% भाग भी अगर प्लांट को मिल जाता है तो उससे ज़्यादा उसको नहीं चाहिए, वो उसके लिए संतृप्ति है, उससे ज़्यादा उसको नहीं चाहिए। छाया अथवा सघन पौधों, सघन जंगलों में उगने वाले पौधों को छोड़कर प्रकाश शायद ही प्रकृति में सीमाकारी कारक हो। तो लाइट बहुत कम, ऐसा इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो जाए, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि 10% भाग भी अगर मिल गया, अगर प्रकाश की तीव्रता का 10% भाग जो धरती पे आ रहा है उसको मिल जाएगा तो उसका काम चलेगा। तो ये बहुत कम ऐसा देखने में आता है प्रकृति में कि प्रकाश की उपलब्धता या तीव्रता लिमिटिंग फैक्टर हो जाए। एक सीमा के बाद आपतित प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण होता है, और अगर ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप बढ़ाते जाएंगे तो आगे दिक्कत ये हो सकती है कि ये फोटोलिसिस, ये प्रकाश क्लोरोफिल का विघटन कर दे, तो क्लोरोफिल को ही विघटित कर दे प्रकाश की तीव्रता, इसलिए दर कम हो जाएगी। ओके, ये तो हो गया आपका प्रकाश के बारे में जानकारी। ठीक है, और प्रकाश की अवधि कोई खास मैटर नहीं करती। प्रकाश की हम लोगों ने गुणवत्ता समझ ही ली, गुणवत्ता तो पहले ही डिस्कस हो चुका कि रेड कलर की लाइट और ब्लू कलर की लाइट सूटेबल है फॉर द फोटोसिंथेसिस। इस कलर की लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा, बनस्पत की दूसरी। तीव्रता की बात हो गई, तीव्रता में हम लोगों ने ये देखा कि अगर 10% भी मिल जाए तो काम चल जाएगा या वो सैचुरेशन हो जाएगा। तो बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि प्रकाश की तीव्रता की वजह से लिमिटिंग फैक्टर आए। ठीक है, और अवधि से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, ये आपकी बुक ट्रूमैन में दे रखा है। आगे चलता हूँ मैं, प्रकाश की बात हो गई, अब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पे आइए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख सीमाकारी, ये एक प्रमुख सीमाकारी कारक है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता, वायुमंडल में CO2 की उपलब्धता बहुत ही कम है, 0.03 to 0.04% के बीच। तो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.03 to 0.04 के बीच में है।
CO2 की सांद्रता में 0.05 तक की वृद्धि के कारण CO2 के यौगिकरण दर में वृद्धि होती है। 0.03 to 0.04 है, इसकी आप उपलब्धता बढ़ा दीजिए 0.05 के तक, तो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। तो 0.03 से 0.04 जो कि प्राकृतिक रूप से वातावरण में CO2 की कंसंट्रेशन मौजूद है, किसी भी तरह से आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाइए तो इंक्रीज अप टू 0.05, बढ़ाना चालू किया अप टू 0.05, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी। ठीक, यदि इसमें अधिक की मात्रा लंबे समय तक के लिए क्षतिकारक बन सकता है, लेकिन इसके बियॉन्ड आप गए और लंबे समय तक बनी रही वो मात्रा तो प्रकाश के लिए हानिकारक, तो पौधे के लिए हानिकारक हो जाएगी। C3 तथा C3 पौधे, C3 तथा C4 पौधे CO2 की सांद्रता में भिन्न अनुक्रिया देते हैं। तो C3 प्लांट और C4 प्लांट CO2 की कंसंट्रेशन के लिए अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, भिन्न अनुक्रिया देते हैं। निम्न प्रकाश परिस्थितियों में पौधे में कोई भी समूह उच्च सांद्रता के प्रति अनुक्रिया नहीं करता। तो अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो CO2 की इंटेंसिटी बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी उस समय लिमिटिंग फैक्टर है। भाई CO2 कंसंट्रेशन लो है, अब आप इसको बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तभी बढ़ेगा जब बाकी की चीज़ें उसको ऑप्टिमम लेवल पे मिल रही। लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो CO2 बढ़ाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समय उस कंडीशन में लाइट की इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगी। अब उच्च प्रकाश तीव्रता में, अब ये तो हो गया कम प्रकाश तीव्रता में CO2 बढ़ाने का रिस्पॉन्स। कम प्रकाश तीव्रता में अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। C3 प्लांट और C4 प्लांट दोनों रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे कम प्रकाश तीव्रता में, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता लिमिटिंग फैक्टर है। अब दूसरा कि प्रकाश की तीव्रता भरपूर है, अब आपने CO2 लेवल बढ़ाया तो क्या होगा। ज़्यादा प्रकाश तीव्रता में C3 तथा C4 दोनों ही पाथवों में प्रकाश संश्लेषण की बड़ी दर अधिक हो जाती, तो प्रकाश संश्लेषण रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों में ही बढ़ेगा। अगर लाइट इंटेंसिटी मज़े की है और CO2 लेवल कम है, आपने CO2 लेवल बढ़ाया तो C3 प्लांट में भी और C4 प्लांट में भी दोनों में प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि C4 पौधे लगभग 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पर संतृप्त हो जाते हैं। तो C4 पौधे जब ये कंसंट्रेशन 360 माइक्रोलीटर पर लीटर हो जाएगी तो संतृप्त हो जाएंगे। यद्यपि C3 बढ़ी हुई CO2 सांद्रता पर अनुक्रिया करता है, लेकिन C4 प्लांट इसके बियॉन्ड भी 360 के बियॉन्ड भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज दिखाएगा, और वो संतृप्त किस पे होगा, 450 पे। तो C4 प्लांट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, ये अगर कंसंट्रेशन CO2 की एटमॉस्फेयर में है तो इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। उसके बियॉन्ड CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वही रहेगा। लेकिन C3 प्लांट में ये सैचुरेशन संतृप्ति कब आएगी, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर पे आएगी। जब कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते 450 माइक्रोलीटर पर लीटर हुई तब जाके इसकी संतृप्ति हुई। अतः उपलब्ध CO2 का स्तर C3 पादपों के लिए ही सीमाकारी है। इसलिए वातावरण में जो CO2 है 0.03 to 0.04 के बीच की, वो इसके लिए सीमाकारी है C3 प्लांट के लिए। तो अगर इसको इंक्रीज़ कर दें हम 450 माइक्रोलीटर पर लीटर तक, C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सच ये है C3 पौधे उच्च CO2 सांद्रता में अनुक्रिया करते हैं। C3 पौधे रिस्पॉन्ड करेंगे हाई CO2 कंसंट्रेशन को, और इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अधिक हो जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग ग्रीन हाउस फसलों जैसे कि टमाटर व बेल मिर्च में किया जाता है। तो ग्रीन हाउस ये शीशे के बने इस तरह के बाग बगीचे हैं, शीशे की दीवारें, जिनमें कंट्रोल्ड वातावरण में अंदर एटमॉस्फेयर में हम लोग CO2 कंसंट्रेशन हाई रखते हैं तो पैदावार ज़्यादा हो जाती। तो टमाटर की पैदावार और बेल मिर्च की पैदावार इस नियम के तहत हम लोग करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में। ग्रीन हाउस क्रॉप इनको बोलते हैं।
इनको हम लोग ग्रीन हाउस क्रॉप बोलते हैं। तो टमाटर का पैदावार ग्रीन हाउस वातावरण में किया जा रहा है। बेल पेपर का उत्पादन ग्रीन हाउस वातावरण में किया जा रहा है। ग्रीन हाउस ये जो हमारे एक तरह के कक्ष हो गए जिनमें शीशे की दीवारें। CO2 कंसंट्रेशन हाई रखने से टमाटर की पैदावार ज़्यादा और बेल पेपर की पैदावार ज़्यादा। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वातावरण में बढ़ने का अवसर दिया जाता है ताकि उच्च पैदावार प्राप्त हो। ठीक है जी। तो आपने क्या याद रखना, आपने याद ये रखना है कि C4 प्लांट के लिए लिमिटिंग जो है वो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर है सैचुरेशन पॉइंट, और C3 के लिए 450 माइक्रोलीटर पर लीटर है। वातावरण में कितनी कंसंट्रेशन है? 0.02, 0.03 टू 0.04। तो ये कंसंट्रेशन इसके लिए तो ठीक है, ऑप्टिमम है। इसके लिए C3 के लिए अगर इसको बियॉन्ड बढ़ाएं, जो 450 तक लाएं, तो ये पैदावार बड़ी दिखाएगा। ओके, आगे चलते हैं, तापमान पे आते हैं। तापमान अप्रकाशीय अभिक्रिया एंजाइम पर निर्भर करती है। तो हम लोगों ने देखा प्रकाश संश्लेषण को दो में बांटा है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया डार्क रिएक्शन एंजाइम आधारित है। हाँ भैया, वहाँ पे रुबिस्को एंजाइम है। ये एंजाइम आधारित और इसमें एंजाइम का रोल नहीं है, इसलिए ताप द्वारा नियंत्रित होती है। और एंजाइम आप देखते हैं, एंजाइम की क्रियाविधि के लिए ऑप्टिमम pH चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, उसके अनुकूलित, उसके लिए जो सुटेबल है pH। कोई भी एंजाइम जो है एक ऑप्टिमम pH पे रिएक्टिव होता है, अपना प्रदर्शन सबसे सर्वोत्तम करता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे करता है। क्योंकि अप्रकाशीय अभिक्रिया डार्क रिएक्शन जो है एंजाइम ड्रिवन है, एंजाइम से चलने वाले एंजाइम उनको कंट्रोल करते हैं, इसलिए ये डार्क रिएक्शन जो है ये तापमान से प्रभावित होते हैं। यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया भी ताप संवेदी है, लाइट रिएक्शन भी सेंसिटिव है टेम्परेचर के लिए, लेकिन उस पर ताप का काफ़ी कम प्रभाव होता है, लेकिन टेम्परेचर का प्रभाव उस पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। C4 पौधे उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं। C4 पौधे के लिए हाई तापमान सुटेबल है तथा उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर भी उच्च होती है। C4 पौधों के लिए हम लोगों ने ऑप्टिमम देखा 30 to 40 है, उसके लिए 20 से 25 है। तो C3 प्लांट कम तापमान पे ऑप्टिमम दिखाते हैं, जबकि C4 प्लांट हाई तापमान पे ऑप्टिमम दिखाते हैं। जबकि C3 पौधों के लिए इष्टतम ताप कम होता है। विभिन्न पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम ताप उनके अनुकूलित आवास पर निर्भर करता है। पौधे किस परिस्थिति में उग रहे हैं, किस हैबिटेट में उग रहे हैं, तो पौधे प्रकाश के ताप को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के हैबिटेट में उनका मतलब किस तरह के आवास में वो रहते हैं। तो विभिन्न पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम ताप, ऑप्टिमम टेम्परेचर, उनके अनुकूलित आवास, उनके कंडीशनल जिसके लिए वो हैबिचुअल है हैबिटेट पर निर्भर करता। उष्ण कटिबंधी पौधों के लिए वो पौधे जो भूमध्य रेखा के 23 डिग्री इधर 23 डिग्री उधर ट्रॉपिकल एरिया में उष्ण कटिबंधी परिस्थितियों में उग रहे हैं, इष्टतम ताप उच्च होता है, उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हाई है। समशीतोष्ण जलवायु में टेम्परेट कंडीशन में उगने वाले पौधों के लिए अपेक्षाकृत कम ताप चाहिए होता है। जल, यद्यपि प्रकाश प्रक्रिया में जल एक महत्वपूर्ण प्रतिकारक है, तथापि कारक के रूप में जल का प्रभाव पूरे पौधे पर पड़ता है, ना कि सीधे प्रकाश संश्लेषण पर। हालांकि वाटर एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन जल का वाटर की अवेलेबिलिटी केवल एज सच फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट नहीं करती, बल्कि प्लांट को एज अ होल इफेक्ट करती है। पूरे पादप पर प्रभाव पड़ता है, ना कि सीधे प्रकाश संश्लेषण पर। जल तनाव रंध्र को बंद कर देता है। अगर वाटर स्कार्सिटी होगी, वाटर की कमी होगी, तो सबसे पहले रंध्र बंद हो जाएंगे। रंध्र बंद हो जाएंगे तो गैसेज एक्सचेंज बंद हो जाएगा, अतः CO2 की उपलब्धता घट जाएगी। इसके साथ ही जल तनाव से पत्तियां मुरझा जाती हैं। साथ में पत्तियां मुरझा गई जिससे पत्ती का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, इसके साथ ही उपापचय क्रिया भी कम हो जाएंगी। तो जल भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन जल का स्ट्रेट एकदम सीधे फोटोसिंथेसिस को रेट को इफेक्ट करे उससे पहले जल मल्टीपल इफेक्ट शो करेगा और एज अ प्लांट को एज अ होल इफेक्ट कर देगा। ठीक, तो आपसे इससे रिलेटेड, इस सेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर वो CO2 से रिलेटेड आता है, और इसमें ऑप्टिमम लिमिट क्या है C3 C4 के लिए
और साथ के साथ ये हमारे ग्रीन हाउस क्रॉप्स के लिए पूछा जाता है। इस वाले सेक्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो यहाँ आके आज आपका चैप्टर ये कंप्लीट भया। अब अगले सेक्शन में, अगली उसमें वीडियो में मैं आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद आपसे। टिल देन गुड लक, गुड बाय। अगला जो मैं वीडियो डालूँगा उसमें 70-80 क्वेश्चन आपको फोटोसिंथेसिस के डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। तो बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी स्टडीज़ सुरक्षित रहें और तक करते रहें सुमो बायोलॉजी में सुमेश मोंगा के साथ। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।